ये तस्वीर है संघर्ष और ईमानदारी की। ये तस्वीर है सच्चाई की राह पर चलने वाले एक नौजवान की, जिसने अपने कर्तव्य को निभाने में आहुति दी अपने प्राणों की। पर अफसोस, इस इंजीनियर के बलिदान पर न तो तिरंगा झुका, न तोपों की सलामी हुई और न ही पार्लियामेंट स्थगित हुई। बिहार के सिवान जिले में साधारण किसान के घर में सत्येंद्र दुबे का जन्म हुआ था। बचपन से ही प्रतिभाशाली सत्येंद्र की स्कूली पढ़ाई उनके अपने गांव शाहपुर में ही हुई। इलाहाबाद से 12वीं कक्षा पास करने के बाद उनका चयन कानपुर के प्रतिष्ठित IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। अपनी प्रतिभा के बल पर इन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में अपना स्थान बनाया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना आदर्श मानने वाले सत्येंद्र की प्रतिभा और व्यक्तित्व की छाप आज उनके ना रहने पर भी उनकी गांव की गलियों में महसूस की जा सकती है। राजेंद्र बाबू की जीवनी बड़े चाव से पढ़ता था। हम मेरे समझ से उसका असर उसके जीवन पर अब समझ रहे हैं कि जरूर पड़ा था। एकदम ईमानदार था, पढ़ने में बहुत मेधावी, साधारण तौर तरीके पहनाव पोशाक साधारण था। लड़कों के साथ मिलजुल करके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था विद्यालय से लेकर के और घर तक कि कोई उसके प्रति किसी दूसरे तरह की भावना रखता हो। कम से कम उसका स्टैच्यू ठो बन जाए, उसका कोई यादाश्त बन जाए तो हम लोग की आत्मा को शांति मिलेगी। चाहे आने वाली पीढ़ी जो होगी उसको एक सबक मिलेगा, वो भी कर्मठ होगा, वो भी ईमानदारी के पथ पर चलने के लिए अग्रसर होगा। सत्येंद्र दुबे निकले थे गांव की गलियों से एक सपना लेकर, कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर। तत्कालीन NDA सरकार का भी एक वादा था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, देश को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जोड़ने की। सत्येंद्र दुबे ने इसे देश सेवा का एक अच्छा अवसर समझा। उन्होंने सरकार के इस वादे को अपना सपना बना लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था, देश के जिस सपने को उन्होंने अपना बनाया है उसके लिए उनको खुद कुर्बानी देनी होगी। परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा, इस गुजारिश के साथ कि उनका नाम गुप्त रखा जाए, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए पत्र का खुलासा हो गया। सत्ताईस नवंबर 2003 को गया के सर्किट हाउस के पास सत्येंद्र की हत्या कर दी गई और सत्य की राह पर कुर्बान हो गए सत्येंद्र। उनकी कुर्बानी वतन की सरहद पर नहीं बल्कि देश के भीतर नासूर बन चुकी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ थी। एक षड्यंत्र के तरह इसको मारा गया है और लोग अपना घूस वगैरह लेते थे, ये नहीं लेता था। इस वजह से उन लोगों को तकलीफ होती होगी कि ये नहीं लेगा तो हम लोगों को भी नहीं मिलेगा। इस वजह से इसको मार दिया जाए कि ख़त्म हो जाए। अब उन लोगों का पहुंच हो सकता है कि ऊपर तक होगा, जिस वजह से ये लोग अपना दबाव होगा के केस को इधर उधर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि जब आज तक जो हत्यारा है वो नहीं पकड़ा गया तो सरकार से अब हम कौन उम्मीद करेंगे कि इसके बाद क्या सरकार करेगी। कैसे कोई विश्वास करेगा कि हम यदि ईमानदारी पर चलेंगे तो हमारे साथ अन्याय होगा तो अन्यायी को दंड मिलेगा, इसकी ऐसी कैसे कोई विश्वास करेगा। जब सत्येंद्र के साथ ऐसा हुआ और सत्येंद्र के साथ न्याय नहीं मिलेगा तो दूसरा कौन चाहेगा कि हम उस तरह से काम करें। गला भर्रा जाता है बूढ़े माँ बाप का जब उन्हें अपने बेटे की याद आती है। इस परिवार को सरकार से भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री से ज्यादा जरूरत है न्याय की। सरकार सही हत्यारों की खोज करेगी और सजा दिलाएगी, ये परिवार इसी की उम्मीद लगाए बैठा है। हमारे परिवार को पैसा की हेल्प नहीं चाहिए। यदि हेल्प किसी को करना हो तो जो हत्यारा है उसको सजाए मिले, यही हमारे लिए हेल्प है। सत्येंद्र दुबे के पिता CBI की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। वो देश की इस सर्वोच्च जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हैं। जिस तरह से जांच चल रही है, अभी तक चली है,
उससे तो हमको अब संतुष्टि नहीं है। पहले हमको विश्वास था, लेकिन अब हमारा विश्वास विचलित हो रहा है। इतना दिन हो गया और अभी तक जो मुख्य इसका आरोपी आदमी है उसमें से किसी आदमी को अभी तक पकड़ में नहीं आया। साधारण लूटपाट की घटना यदि सीबीआई कहती है तो हमारा जहाँ तक विचार है कि लूटपाट की घटना उस लड़के के साथ हो ही नहीं सकती है। वो ऐसा लड़का था कि यदि वो अपना तनख्वाह लेकर चले और रास्ते में कोई मांग दे तो सारा तनख्वाह वहीं पर दे देगा, तो उसके साथ ही लूटपाट की घटना होने की कोई सवाल नहीं है। जो चिट्ठी लिखा था सत्येंद्र ने, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जिस रोड के विषय में लिखा था उसकी भी सच्चाई से उसकी छानबीन नहीं हो पाई, और कौन आदमी वो चिट्ठी को लीक किया, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उन लोगों से आज तक कुछ भी नहीं पूछा गया, न उन लोगों का कोई स्टेटमेंट आया। वो रिक्शा वाला और ये जो दोनों मरे, इन्हीं लोगों के, उस जिसके घर में वो रिक्शा वाला रहता था, उन्हीं लोगों के द्वारा ये मोबाइल मिला। इनका मोबाइल मिला, उसके बाद वो फिलहाल हो गया, पता नहीं चला कि कहाँ चला गया। सत्येंद्र दुबे के हत्यारे कौन थे, उन्होंने हत्या क्यों की, सवाल सिर्फ इसका नहीं है। सवाल कटघरे में खड़े एनडीए शासनकाल के प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर प्रशासन और जांच एजेंसी की कार्यशैली पर है। सवाल सत्येंद्र दुबे की बूढ़ी मां के आंसुओं का है। इसका मोल कौन चुकाएगा? तो ईमानदार के फल मिलता है। ईमानदार न रहते तो बड़ा हो गति न हुई। सरकारों का तो सोचे के चाहिए जो हमरे विषय में गईले हमरे के बनावे खातिर सब कुल कांड कैले हुन। का कैल सरकार? कुछ कैलस? सत्येंद्र दुबे के मन में अपने कर्तव्य के प्रति जो भावना घर के लिए थी, वही समाज के लिए भी थी। सत्येंद्र दुबे ने शादी नहीं की थी क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था। बहन की शादी करनी थी तो भाई को पढ़ाना था। अक्टूबर में बात भइल, ओकरा बाद से शादी ब्याह के चर्चा चलल। कहस की दीदी जब शादी कर लेम तो हमार भाई बहन पढ़ ना पाइए सन। शादी कैला के भाई बहन के पढ़ाई खत्म हो जाए तो हम शादी करम। बाप महतारी इतना आशा लगा के पोसले, बाबूजी हमारे कब चाय ना पियत रहनी भाई के हमरा पढ़ाई के तो के दुख ना बुझल। मारला के बाद भी इतना दिन आज कुछ ना भइल। सत्येंद्र दुबे की मौत में देश की क्षति है। ये हत्या है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उसूलों की। ये हत्या है उन सपनों की जो नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत के लिए देखे थे। ये हत्या है ग्रामीण भारत के उस सपने की जो एक किसान पिता अपने होनहार पुत्र के लिए देखता है। ये हत्या है उस प्रतीक की जो ग्रामीण नौजवानों को खेत खलिहान से उठकर IIT तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। इसलिए ये तय है कि इस जघन्य कुकर्म को करने और कराने वाले दोनों को ऐसी सजा मिले जिससे आइंदा किसी नौजवान पथ प्रदर्शक का रास्ता कोई न रोके। न मुझको याद रखना, न मेरा काम याद रखना, बस इतनी दुआ है कि पैगाम याद रखना। ये गीत गाने वाले सत्येंद्र सरीखे नौजवान की राष्ट्र को हमेशा जरूरत रही है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी।